नमस्कार। इसकी पिछली कक्षा में हमारी आप लोगों से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंतर्गत हमने पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के विषय में जाना कि उस समय का समाज कैसा था और समाज के महत्वपूर्ण पक्षों और समाज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाकर हमने सामाजिक जीवन का समूचा खांचा खींचने का भरसक प्रयास किया और वह प्रयास हम परीक्षा के दृष्टिकोण में कहाँ तक सफल हो पाते हैं, इसका मूल्यांकन आपको करना होगा। जहाँ तक हमारा अपना मानना रहा है कि सामाजिक जीवन के लगभग महत्वपूर्ण पक्षों को हमने अपने खींची गई परिधि में स्थान जरूर दिया है, तो आज की कक्षा में हम ऋग्वेद अर्थात पूर्व वैदिक काल के आर्थिक जीवन के विषय में जानेंगे। पूर्व वैदिक युगीन आर्थिक जीवन को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम उस युग के समाज को जान लेना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस भी काल का समाज जैसा रहा करता है उस युग की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ उसके स्वरूप पर ही आधारित होती है। अतः इस युग का समाज ऋग्वैदिक युग का समाज ग्रामीण था, जिसका ढांचा कबीलाई था और कबीलाई विशेषताओं को धारण करने के कारण इनके जीवन का मुख्य आधार पशुपालन था। परंतु ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ पशुपालन पर ही निर्भर थे। पशुपालन के साथ साथ ये कृषि भी करते थे, लेकिन कृषि उनके जीवन का मुख्य व्यवसाय न होकर गौण व्यवसाय था। जिसके चलते परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन मूलतः इन्हीं दोनों पक्षों पशुपालन और कृषि, इन्हीं दोनों पक्षों के आसपास घूमते हुए, कृषि और पशुपालन के आसपास घूमते हुए हमें दिखाई देता है, जिससे आर्थिक जीवन के अन्य पक्ष जैसे शिल्प, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, विनिमय और यातायात भी प्रभावित हुए। तो हमको यह जानने का एक सारणीबद्ध तरीके से अध्ययन को सरल करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, सहज करने के लिए चीज़ों को हम दिग्दर्शित करते हैं। तो ऋग्वेद कालीन आर्थिक जीवन आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा रहा ऋग्वेद के काल में, इसको हमको जानना होगा। तो हम क्या देखते हैं कि आर्थिक जीवन जो उनका था, आर्थिक जीवन उसको जानने के पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? हम उनके समाज का अध्ययन करते हैं। और समाज की मूलभूत विशेषता हम क्या पाते हैं कि इनका समाज जो था वो कैसा था, समाज कैसा था। तो समाज जो हम क्या देखते हैं कि यह ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता थी, ग्रामीण था। और इस ग्रामीण के साथ
समाज था। और उस ग्रामीण समाज का ढांचा कैसा था, तो इनका ढांचा क्या था, ढांचा कबीलाई था, कबीलाई। और कबीलाई ढांचा की विशेषता क्या होती है, विशेषता क्या होती है, कबीलाई समाज की विशेषता क्या होती है, तो कबीलाई समाज की विशेषता होती है कि वे पशुपालक होते हैं। क्या होते हैं, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय होता है, मुख्य व्यवसाय होता है। और कृषि जो होती है, वह कृषि क्या होती है, इनका गौण पेशा होता है, गौण व्यवसाय होता है, व्यवसाय, कृषि उनका गौण व्यवसाय होता है। तो ये हम देखते हैं कि ये कृषि और पशुपालन जैसे आर्थिक जीवन के जो अन्य पक्ष होते हैं, शिल्प एवं उद्योग है, व्यापार वाणिज्य है, और उसके साथ साथ विनिमय है, उनके यातायात के साधन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और इसी कृषि एवं पशुपालन के ऊपर ही निर्भर करती हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं। और वो व्यवस्था क्या होती है, वो होती है शिल्प एवं उद्योग, व्यापार और वाणिज्य और विनिमय का माध्यम, और उसके साथ साथ यातायात। ये सारा सिस्टम उनके इकोनॉमिकल लाइफ का, उनके आर्थिक जीवन का ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से उनके कृषि एवं पशुपालन के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस तरह उनके आर्थिक जीवन को यदि हम एक सूचीबद्ध तरीके से निर्धारित करके जानना चाहें तो उनका आर्थिक जीवन क्या था, सबसे पहले हमको जान लेना है कि उनके आर्थिक जीवन को जानने के पहले हमें उनके समाज को जानना होगा। और उनका समाज कैसा था, वो ग्रामीण समाज के लोग थे। और यह ग्रामीण समाज का जो ढांचा था, वह ढांचा क्या था, कबीलाई था। और कबीलाई ढांचे की जो विशेषता होती है, उसमें क्या होता है कि वो पशुपालक होते हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री को प्रायोरिटी देते हैं और एग्रीकल्चर को उसके नीचे रखते हैं। तो पशुपालन और कृषि था। और उनका जो पशुपालन जो उनका मुख्य व्यवसाय था और कृषि गौण व्यवसाय था, तो कृषि एवं पशुपालन के इर्द गिर्द ही उनके आर्थिक जीवन के अन्य विविध पक्ष, चाहे वो शिल्प उद्योग रहे हों, व्यापार वाणिज्य रहा हो, उनका विनिमय रहा हो, या उनके संचार का माध्यम अर्थात यातायात का माध्यम रहा हो, वो सारे सिस्टम उनके इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो हमको अब इनके आर्थिक जीवन को सरलतम तरीके से समझने के लिए उसको हम एक सूचीबद्ध एक आकृति में उसको हम ढालते हैं। और आकृति अर्थात चार्ट के रूप में उसको हम ढालने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या है, तो हम देखते हैं कि कृषि पशुपालन शिल्प एवं उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, विनिमय का माध्यम क्या रहा उनका, वो किस तरह कैसे अपना एक्सचेंज कैसे करते थे, वो लेन देन कैसे करते थे। तो विनिमय के साथ साथ एक नवीन चीज़ आती है, यातायात, अर्थात उनका संचार क्या रहा, यातायात का माध्यम उनका क्या रहा। तो यहाँ जब हम कृषि की बात करते हैं, आर्थिक जीवन में उनके इकोनॉमिकल लाइफ की जब में हम आते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें हम कृषि को सबसे पहले वैल्यूएट करते हैं।
तो कृषि में हम क्या देखते हैं कि कृषि को लेकर ऋग्वेद में कितने उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में वे कौन कौन से मंडल हैं जो कृषि के विषय में हमें कुछ न कुछ बताते रहते हैं। तो ऐसी इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं शब्दावलियों के आधार पर हम उनकी कृषि की संपूर्ण विशेषताओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और हम सबसे पहला पक्ष उनका यही जानने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद में कृषि से रिलेटेड वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमें मिल पाती हैं। तो कृषि का उल्लेख ऋग्वेद में हम क्या देखते हैं, कृषि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार किया गया है, 33। कृषि का उल्लेख हम क्या देखते हैं, कृषि का उल्लेख 33 बार उल्लेख कृषि से रिलेटेड हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद का पहला मंडल, चौथा मंडल और 10वां मंडल, ये 3 मंडल ऐसे रहे हैं मंडलों में हमको कृषि का उल्लेख मिलता है। हमें 1, 4 और 10 वें मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है। कृषि का वर्णन किया गया है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आपको एक विशेष आपको फैक्ट जानते रहना होगा, यह कि कृषि का सबसे प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो आपको एक एक्स्ट्रा सोच रखते हुए यह जानते रहना है कि ऋग्वेद जो 10 मंडलों में विभाजित है, उसमें पहला मंडल और बाद के मंडल अर्थात 8, 9, 10 बाद के मंडल हैं और ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल 2 से लेकर 7 तक की गिनती आती है, की चर्चा होती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि मंडल 2 से लेकर 7 के बीच का मंडल कौन सा है। तो ये चौथा मंडल है, अर्थात चौथा मंडल वह है जिसमें कृषि का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम उल्लेख 57वां सूक्त, तो सर्वप्रथम 57वां सूक्त ऐसा रहा है, सूक्त कृषि हेतु चौथे मंडल का 57वां सूक्त, चौथे मंडल का 57वां सूक्त, चौथा मंडल 57वां सूक्त में 24 मंत्र कृषि को लेकर ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं। अर्थात कृषि पर 24 मंत्र चौथे मंडल के 57वें सूक्त में वर्णित किए गए हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, कृषि से रिलेटेड ऋग्वेद में क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ऋग्वेद में 33 बार उसका उल्लेख मिलता है और 1, 4, 10वें मंडल में कृषि की चर्चा आती है, का वर्णन किया गया है। चौथे मंडल का 57वां सूक्त महत्वपूर्ण है, जिसमें 24 मंत्रों में कृषि की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार कृषि से रिलेटेड ये पहली चीज़ हमको जानने को मिली। और दूसरी बात, कृषि से रिलेटेड हमें एक महत्वपूर्ण पार्ट जान लेना होता है कि कृषि कार्य को करने के लिए ऋग्वेद में जिन भूमियों की चर्चा मिलती है, जिस भूमि की चर्चा मिलती है, उसको भी जानना होता है। तो भूमि के प्रकार हम जानते हैं कि भूमि के प्रकार क्या रहे, कितने प्रकार की भूमि यहाँ मानी गई। तो ऋग्वेद में 4 प्रकार की भूमि मानी गई। हम मान लेते हैं
कि ये भूमि का एक हिस्सा है। तो ऋग्वेद में इस भूमि के 4 हिस्से थे। एक हिस्सा नंबर 1 क्या था, उसको क्या कहा जाता था? यह हिस्सा उर्वरा कहा गया। नंबर 1 क्या था? उर्वरा। उर्वरा, पहले हिस्से को क्या कहा गया? उर्वरा। उर्वरा अर्थात जहाँ पर किसान खेती करता था, हल चलाता था, बीजों का वपन करता था और उसके बाद में उनके अंकुरण के बाद में, उनके रख रखाव के बाद में उनसे वह अन्न के उत्पादन की प्रक्रिया पूरी करता था। फिर दूसरी बात थी खिल्य। दूसरी प्रकार की भूमि थी खिल्य। खिल्य यह दूसरे प्रकार की भूमि थी। तीसरे प्रकार की भूमि क्या थी? यहाँ वह खेती करता था, अर्थात यह भूमि उपजाऊ थी। उर्वरा उपजाऊ थी, उपजाऊ, यह उपजाऊ भूमि होती थी। खिल्य जो थी वह परती या बंजर भूमि थी। बंजर, जिस पर हर वर्ष खेती संभव नहीं थी, उस पर हर वर्ष खेती का कार्य किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था, तो वह बंजर भूमि थी, अर्थात यह अनुपजाऊ भूमि थी। इसको परती भूमि भी कहा गया है। फिर तीसरी भूमि थी खल। खल यह तीसरे टाइप्स की भूमि थी, जिससे यह पता चलता है कि जब किसान खेती करता था और खेती के बाद में जब वह अपने फसल का उत्पादन करता था, तो फसल के उत्पादन के बाद में उसकी कटाई के बाद वह जिस खलिहान में ले जाता था, जहां फसल की मड़ाई के बाद में वह वहां से उसके अन्न का प्रोडक्शन करता था, तो ऐसी भूमि को खल कहा गया, अर्थात वो खाली भूमि थी। तो ये खाली भूमि थी, खल उसे कहा गया, खलिहान की, अर्थात खाली भूमि को खाली भूमि, ये खाली भूमि हुआ करती थी, जहाँ पर कि किसान अपने फसल को काटने के उपरांत ले जाता था और रखता था और वहाँ फसल की मड़ाई करता था और मड़ाई के बाद में उससे उसका गाछन करके वह अन्न का उत्पादन कर लेता था। तो ऐसी भूमि खल कही गई। तो खल अर्थात खलिहान की भूमि। और तीसरी भूमि के अलावा एक चौथे प्रकार की भूमि थी, जिसे ऋग्वेद में गव्य कहा गया। गव्य ये चौथे प्रकार की भूमि थी। जब किसान उर्वरा भूमि में हल चलाता था, हलों को जोतता था, हलों को जोतने के उपरांत वह जब जुताई के उपरांत बैलों को लेकर आता था, तो वह बैलों को चरने के लिए छोड़ देता था। तो चरने के लिए जिस भूखंड को निर्धारित किया गया था, जहाँ जो भूमि इस्तेमाल की जाती थी, वही भूमि गव्य कही गई। गव्य का अर्थ होता था चारागाह। चारागाह की भूमि। तो हम इस तरह से देखते हैं कि ऋग्वेद के काल में कृषि से रिलेटेड भूमि के प्रकार क्या रहे। तो भूमि के प्रकार में हम क्या पाते हैं कि भूमि के 4 प्रकार रहे। एक नंबर जो था वह उर्वरा का अर्थ था उपजाऊ भूमि। दूसरे नंबर पर जो भूमि का प्रकार था वह खिल्य भूमि थी, वह खिल्य कही गई। खिल्य का अर्थ था कि परती या बंजर भूमि, परती या अनुपजाऊ या बंजर भूमि, जिस पर कि प्रत्येक वर्ष खेती नहीं होती थी। वह 1 वर्ष खेती के बाद 3 वर्ष 4 वर्ष छोड़ दी जाती थी। तो ऐसी भूमि को खिल्य कहा गया। और तीसरे नंबर की भूमि जो थी उसको खल कहा गया। खल शब्द से ही खलिहान की उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात जहाँ फसल के उपजाने के बाद में किसान लाता था, फसल को रखता था, वहाँ उसकी मड़ाई करता था और मड़ाई के उपरांत वो उसके अन्न को उससे बाहर निकालता था। और चौथे प्रकार की जो भूमि थी वह चौथे प्रकार की भूमि गव्य कही गई। गव्य का अर्थ होता है चारागाह की भूमि गव्य के रूप में जानी गई। तो इस प्रकार ऋग्वेद में
हमें भूमि के प्रकारों के विषय में जो शब्दावलियाँ मिलती हैं उनमें हम देखते हैं कि उर्वरा, खिल्य, खल और गव्य, इस प्रकार भूमि के प्रकारों का वर्णन हम कर पाते हैं। फिर उसके बाद में ऋग्वेद में कृषि से संबद्ध कुछ शब्दावलियाँ भी मिलती हैं, कृषि से संबद्ध कुछ शब्दावलियाँ भी मिलती हैं, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। चूँकि जो कुछ भी परीक्षा के दृष्टिकोण से है, इन शब्दावलियों से भी बहुत सारे प्रश्न कमीशन उठाता है। कृषि संबद्ध, कृषि से रिलेटेड हम क्या देखते हैं कि कृषि संबद्ध शब्दावलियाँ भी मिलती हैं। इनको ध्यान में रखना है, इन शब्दों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि क्षेत्र, लांगल, सीता, क्षेत्र, लांगल, सीता। क्षेत्र किसे कहा जाता था? क्षेत्र जुते हुए खेत को कहा जाता था। वह एरिया जहाँ पर कि किसान जाता था और जुताई कर देता था। जितने एरिया में खेत जितनी एरिया की भूमि जोती जाती थी वही एरिया क्षेत्र कहलाता था। अर्थात जुता हुआ खेत, अर्थात जुता हुआ खेत क्षेत्र कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था। लांगल किसे कहा जाता था? तो लांगल उस समय में ऋग्वेद में लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया गया है, हल को कहा जाता था। अर्थात लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया गया है। सीता कहा जाता था जो खेत जोतने के बाद जब हल चलाया जाता था तो हल के आगे गुजर जाने के बाद जो पीछे नाली बचती थी उसी नाली को सीता कहा जाता था। अर्थात हल द्वारा जुताई के दौरान बनी हुई नाली, ऋग्वेद के काल में हम क्या देखते हैं कि हल द्वारा जुताई के उपरांत बनी हुई नाली सीता कही गई, नाली सीता कही गई। तो सीता, हम ऋग्वेद के काल में सीता हल द्वारा जुताई के दौरान बनी हुई नाली को कहते हैं। और यही सीता आगे चलकर मौर्य युग में एक प्रकार का भूमिकर हो जाएगा, भूमिकर एक प्रकार का ये टैक्स हो जाएगा। तो ये सीता था। सीता के साथ साथ किवास, वृक और करिश शब्दों को भी हमको जानना है। किवास, वृक और करिश शब्दों का भी वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। इन शब्दों में किवास किसे कहा जाता था? तो किवास हल चलाने वाले किसान को कहा जाता था। किसान जो हल की मुठिया पकड़े हुए होता था और हल को चलाता था, गति देता था, वही किवास के रूप में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है। वृक कहा गया है बैलों को उस काल में वृक कहा जाता था। और करिश वह होता था जब खेतों की जुताई के दौरान बैल जो गोबर करता था और उस गोबर के खेत में गिरने से वह जिस उर्वरा का स्वरूप लेता था, अर्थात खाद का रूप लेता था, तो उसी को ऋग्वेद में करिश कहा गया है। अर्थात ये गोबर की खाद
गोबर की खाद हुआ करती थी, खाद होती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ कृषि शब्दावलियाँ हमको उस काल में मिलती है। तो ऋग्वेद के काल में कृषि शब्दावलियाँ अपने में महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पर हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि इन कृषि से रिलेटेड शब्दों को हमें ध्यान रखना होगा। वह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के काल में बैलों को किस नाम से जाना जाता था। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि बैल वृक नाम से जाने जाते थे, चूँकि ऑप्शन में करीस, किवास, लांगल, क्षेत्र आदि प्रकार से या फिर खल, गव्य आदि शब्दों को वह डालेगा और उनमें से आपको सटीक प्रश्नों उत्तर का चयन करना होगा। तो यहाँ पर आपको इन शब्दावलियों से पूर्णतः परिचित रहना है और आगे चलकर इनका क्या परिणाम निकलता है, कहाँ वो सिद्ध हो पाते हैं, उनको भी हमें जानना है। लांगल हल को कहा गया है और लांगल के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो लांगल के विषय में एक बात और मिलती है कि सर्वप्रथम हल चलाने की शिक्षा किसने दी, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम हल चलाने की शिक्षा हम कहाँ पाते हैं? तो सर्वप्रथम हल चलाने की शिक्षा अश्वनी देवता ने सर्वप्रथम हल अश्विन देवता ने मनु को शिक्षा दी, मनु को शिक्षा प्रदान कर सर्वप्रथम हल अश्विन देवता ने मनु को शिक्षा प्रदान कर सिखाया। तो इस बात को भी आपको जानना है कि हल चलाने की प्रारंभिक शिक्षा किसके द्वारा दी गई और किसको दी गई। तो वह ऋग्वेद में के वर्णनानुसार कि वह शिक्षा अश्विन देवता ने मनु को प्रदान की और मनु ने सबसे पहली बार हल चलाया, ऐसा ऋग्वेद का मानना रहा है। ऋग्वेद के वर्णन से पता चलता है। तो इन शब्दावलियों को हमें जानते रहना होगा। इन शब्दावलियों के बाद में हमारे लिए अब यह भी जान लेना आवश्यक हो जाता है कि ऋग्वेद के काल में फसल क्या थी, अर्थात ये तो कृषि से संबद्ध शब्दावलियाँ हैं और फसल कौन कौन सी होती थी, फसल कौन कौन सी चलन में थी, किन किन फसलों की चर्चा ऋग्वेद करता है। तो केवल एक फसल कृषि के माध्यम से उत्पादन के लिए सिर्फ एक फसल की चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। सिर्फ एक फसल, वह भी यौ, अर्थात जौ की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में फसलों से संबंधित दो अन्य शब्द मिलते हैं, एक शब्द धान्य और एक शब्द अन्न कोठार भी आया है। एक अन्य शब्द में धान्य और एक जगह अन्न कोठार का भी वर्णन हुआ है। यह धान्य क्या था? तो यह जो धान्य था यह अन्न भंडार या अन्न के ढेर को कहा जाता था। धान्य जो था अन्न भंडार या अन्न के ढेर को भी कहा जाता था। धान्य के लिए दो शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरी बात, अन्न कोठार के लिए स्थवी शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्न कोठार के लिए स्थवी शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो इस प्रकार फसलों के विषय में हमें जान सकते हैं कृषि संबद्ध शब्दावली, भूमि के प्रकार और फसलों से रिलेटेड ये सारी चर्चाएं हमें ऋग्वेद में मिलती हैं। ऋग्वेद में फसलों के साथ साथ हमें अन्य और भी चीज़ों की चर्चा मिलती है जो कृषि से ही संबंधित रही है।
उनमें हम क्या देखते हैं कि उनमें हम सिंचाई की बात पाते हैं। सिंचाई के संबंध में भी कुछ शब्दावलियाँ हमें मिलती हैं। और सिंचाई में क्या देखते हैं कि सिंचाई के लिए दो शब्द चर्चित थे। सिंचाई दो प्रकार के शब्दों से चर्चित थी या सींची जाने वाले तत्व थे। उनमें सिंचाई दो प्रकार थे और दो शब्दों से ये संबोधित किए जाते थे। एक था स्वयजा और खनितमा। स्वयजा और दूसरा था खनितमा। स्वयजा सिंचाई की उस विधा को कहा जाता था। स्वयजा उस विधा को कहा जाता था जहाँ जल स्वतः आता था। जल स्वतः आकर आर्यों की फसलों को सींचता था, जैसे वर्षा और नदी का जल जिससे सिंचाई की जाती थी, ऐसी सिंचाई को स्वयजा सिंचाई कहा गया है। ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। खनितमा का अर्थ था जो खनन के बाद अर्थात जैसे कुआं और तालाब इनका उत्खनन कराया जाता था, खोदा जाता था और इनमें जल का संचय किया जाता था। उस संचय के माध्यम से फिर सिंचाई के कार्य किए जाते थे। को ऋग्वेद में खनितमा शब्द से संबोधित किया गया है। और ये दोनों ही विधाएं उस समय सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण रही हैं। ऋग्वेद में कहीं भी नहरों के खनन का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थात ऋग्वेद में इससे रिलेटेड कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिल पाता है। ऋग्वेद में कुएं को अवल के नाम से भी जाना गया है। कुएं को अवल भी कहा जाता था। इस शब्द को भी आपको ध्यान रखना है। कुएं को अवल भी कहा जाता है। अवल किसको कहा गया है? ऋग्वेद में अवल किसे कहा गया है? तो इस चीज़ को आपको जानना है कि अवल कुएं को कहा गया है। हाँ, तो इस तरह से ऋग्वेद में सिंचाई की दो परंपराएं या दो विधाएं चलन में थी। और वो परंपराएं क्या थी? स्वयजा थी और खनितमा थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंचाई की प्रक्रिया ऋग्वेद के काल में अपने महत्वपूर्ण चरम पर थी। अर्थात आर्यों के पास ऐसा नहीं था कि वह अपने अन्न के उत्पादन में या वपन के बाद वह उसको उनकी सिंचाई की विधा से वो परिचित नहीं थे। परिचित के कारण ही उनके पास कृषि से संबंधित लगभग जानकारियाँ उन्हें हो चुकी थी। और इस प्रकार कृषि के साथ ही साथ अब हम आते हैं पशुपालन पर। पशुपालन के विषय में ऋग्वेद के काल में ऐसे तमाम पक्ष में दिखाई दे जाते हैं। उनमें क्या क्या हैं? तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि इनका महत्व क्या था। इनका महत्व क्यों था? पशुओं का महत्व क्यों था? पशु इतने इम्पोर्टेंस क्यों थे? तो उनके इम्पोर्टेंस के बहुत सारे कारण थे। पहली बात तो यह थी कि ये पशु ही यातायात के साधन थे। यातायात के कारण उनको कहीं भी यहाँ से वहाँ आना जाना होता था या फिर कृषि से रिलेटेड कोई वर्क करना होता था, तो उसमें भी उनको पशुओं के सहयोग की आवश्यकता होती थी। और इसी कारण पशुओं के सहयोग के कारण ही वे उनके लिए महत्वशाली थे। तो यातायात के क्षेत्र में पशु इनके लिए बेहद मील के पत्थर साबित हो रहे थे। तो दूसरी उनके महत्व का कारण था कि खाद्यान्न के रूप में भी ये प्रयोग होते थे।
तो यहाँ हम देखते हैं कि यातायात के साधन के कारण यातायात के साधन के रूप में प्राप्त और दूसरे महत्व का कारण था उनका खाद्यान्न, अर्थात ये आर्यों के आहार में मांसाहार के रूप में प्रयोग किए जाते थे, अर्थात मांसाहार में प्रयुक्त होते थे, मांसाहार में प्रयुक्त होते थे। फिर तीसरा कारण उनका था संपत्ति, तीसरा महत्वपूर्ण कारण था संपत्ति अर्थात पशु संपत्ति समझे जाते थे। गायों के लिए, पशुओं के लिए प्रार्थनाएं की गई, पशुओं के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। ऋग्वेद में तमाम पक्षों पर पशु प्राप्ति के लिए आराधनाएं की गई हैं, प्रार्थनाएं की गई हैं। तो इसलिए क्योंकि पशु ऋग्वेद के काल में संपत्ति समझे जाते थे। इन संपत्ति के साथ ही कृषि, इनका एक और इम्पोर्टेंट महत्व था, और वह महत्व का क्षेत्र था कृषि के क्षेत्र में। कृषि में आगे चल ये विशेष सहयोगी हुए। आगे चल कृषि में विशेष सहयोगी सिद्ध हुए। कौन? पशु। इसलिए उनका महत्व अपने आप में बेहद प्रासंगिक था, बहुत ही अनिवार्यता था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी पशुओं के क्षेत्र में। हम क्या देखते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में दूसरी महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, तो वह दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आर्य पशुओं में कुछ पशु ऐसे थे जिनसे वो परिचित और कुछ ऐसे पशु थे जिनसे वो अपरिचित थे। अपरिचित पशुओं में हम क्या देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण पशु, एक बाघ और दूसरा हाथी से आर्य अपरिचित थे। परिचित पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण पशु उनके लिए गाय था। गाय उनके लिए परिचित पशुओं में गाय उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण पशु था। क्योंकि गाय की चर्चा ऋग्वेद में 176 बार आई है। ऋग्वेद में गाय 176 बार वर्णन ऋग्वेद में। गाय उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे अति पवित्र पशु के रूप में जाना गया। गाय की चर्चा ऋग्वेद में 176 बार आई है। हम इसको ऊपर नोट करते हैं। गाय के विषय में गाय 176 बार वर्णित गाय सबसे प्रिय पशु, सर्वाधिक पवित्र पशु। गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थात न मारने योग्य कहा गया। गायों से कुछ शब्दावलियों का निर्माण हुआ। गायों से ही कुछ शब्दों की उत्पत्ति हुई। गाय शब्द से ही शब्दोत्पत्ति होती है। शब्दोत्पत्ति हुई, और वो शब्दोत्पत्ति क्या है?
उन शब्दोत्पत्ति को हमें जानना होगा। तो वह शब्दोत्पत्ति में है गोपत है, गोपति है, गोहन है, गोपत, गोपति, गोहन, गोहन। तो गोपत जो है वो धनी व्यक्ति के लिए कहा गया है। गोपत जो है धनी व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को, गोपति राजा को, राजा को कहा गया है गोपत। ये शब्दोत्पत्ति की बातें हैं जो ऋग्वेद में मिलती हैं और उनसे कई प्रकार के शब्दों का चयन किया जाता है और ऋग्वेद उनका वर्णन करता है। तो गोहन, गोहन अतिथि को, गोहन अतिथि, अतिथि है, अतिथि को कहा गया है गोधूलि, गोधूलि। ये समय का संकेतक है, ये समय का संकेतक है, संकेतक अर्थात सांध्य के समय की बेला को, जब सूर्य अस्त होने को होता है अर्थात दिन जाने को होता है और रात्रि का आगमन होने को होता है, तो वह बीच का जो समय होता है उसी को गोधूलि कहा गया है ऋग्वेद में। तो गोधूलि। गवेष्णु, गवेष्णु एक शब्द और मिलता है गवेष्णु, गवेष्णु, गवेष्णु अर्थात यह युद्ध शब्द का संबोधक है। तो ये युद्ध शब्द का संबोधक है। तो ये गाय की महत्ता अपने आप में बहुत अधिक थी। ऋग्वेद में गाय की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में प्रार्थनाएं की गई हैं। गाय की प्राप्ति के लिए, गाय की प्राप्ति के लिए, गाय की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं, प्रार्थनाएं की गई हैं, की गई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और आती है और वह बात यह है कि गाय सबसे प्रिय पशु थी। गाय जो थी, गाय सबसे पवित्र, गाय सर्वाधिक पवित्र और घोड़ा सर्वाधिक प्रिय पशु था। प्रिय पशु आर्यों के लिए था, पशु था, ये आर्यों के लिए ये सारे शब्दावलियाँ आती हैं। तो इस तरह से ये पशुपालन में हम गाय के साथ ही साथ अन्य पशुओं की भी चर्चा पाते हैं। अन्य पशु में हम क्या देखते हैं कि भेड़, बकरी, घोड़ा आदि की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, ऋग्वेद में की गई है। तो इन पशुओं के माध्यम से भी जो चर्चाएं ऋग्वेद में मिलती हैं, ऋग्वेद में एक और पशु की चर्चा मिलती है, अर्थात ऋग्वेद में एक कुतिया की भी चर्चा मिलती है, एक कुतिया की चर्चा मिलती है। उसका नाम मिलता है एक कुतिया। कुतिया की चर्चा ऋग्वेद में आई है, जिसे सरयामा नाम से संबोधित किया गया है, जो इंद्र की गायों की खोज में गई थी। तो इस तरह से एक कुतिया की भी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, जिसका नाम सरयामा मिलता है। कहीं उसके नाम को सरामा भी कहा गया है, दर्शाया गया है। तो ये पशुपालन के साथ हम आगे जब बढ़ते हैं, उनके इकोनॉमिकल कंडीशन में आगे की ओर जब बढ़ते हैं, तो ये दो ही महत्वपूर्ण पक्ष थे। चूँकि इनका समाज कबीलाई था और कबीलाई समाज की जो मूलभूत विशेषता थी कि वो पशुपालक थे, तो पशुपालन और कृषि उनका मूल था। क्योंकि जिसकी चर्चा हम पूर्व में कह चुके हैं कि कृषि और पशुपालन के इर्द गिर्द ही उनके सारे व्यवसाय डिपेंड करते थे। तो शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में वो वस्त्र उद्योग,